करते हैं। मैं हूं परीक्षित कश्यप, पीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास जो नया टॉपिक है वो क्या है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है वर्क एंड एनर्जी और सिंपल मशीन्स के बारे में। अब सबसे पहला सेक्शन है हमारा वर्क। वर्क क्या होता है? सबसे पहले वर्क, काम। भैया हम बैठ के होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो मैम ने काम दिया था, सर ने काम दिया था, वो काम है। ठीक है, हम खेलने जा रहे हैं, वो काम है। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन आता है, एक डिफरेंस आता है दोनों के बीच में ना, उससे पता चलता है आपके पास वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क? फिजिक्स में वर्क तब होता है जब फोर्स लगाया जाए और उसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई भी XYZ ऑब्जेक्ट है, से मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको फेंका। तो जब मैं इसको फेंकूंगा तो ये एक मैं फोर्स लगा रहा हूं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक वर्क है। सिर्फ फोर्स लगाने से वर्क नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो है। देखिए अब ये वॉल है, ये वॉल को मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मूवमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ फोर्स लगाने के बाद। इसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। आपने वर्क डन आपके लिए बोल देते कि भाई वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ा सा अधूरा है, इसके साथ हमारे पास cos थीटा एक एंगल भी आ जाता है। तो एक एंगल भी आएगा तभी आगे काम चलेगा। W वर्क डन, F फोर्स अप्लाइड, S डिस्प्लेसमेंट और थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल देखा जाता है। अंडरस्टैंड द कंपोनेंट। सबसे पहले तो फिजिक्स डिफाइन करती है कि फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो सपोज करिए फोर्स F एक्ट एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो हेल्प करता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब हमारे पास कंबाइनिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं कंबाइन करूं तो कैसा दिखेगा, हमारे पास दिखेगा वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा इनटू में S या Fs cos थीटा। यहां पे डिराइव्ड हो गया कि जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वर्क डन का। ठीक है, अब आगे चलें। आगे हमारे पास आ गया, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, मान लीजिए जिस डायरेक्शन में फोर्स है अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी हो ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूं तो धक्का देने पे वो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। धक्का देने पे देखिए मैं धक्का दे रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और वर्क भी, फोर्स भी इधर ही लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो हमारे पास थीटा जब 0 डिग्री आ जाता है, और हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसमें ध्यान रखिएगा। cos थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होता है तो cos 0 1 होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो cos 90 0 होगा, और अगर थीटा की वैल्यू 180 होगी तो cos 180 जो है वो -1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये तीन पार्ट जो मैंने बताए हैं, 1, 2 और ये 3, ये 3 पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। भैया हमारे पास तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos थीटा। बेटा देखिए cos थीटा जो है ना, ये cos थीटा जो है, ये cos थीटा आपके पास यूनिट लेस होता है, या फिर हम इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी बोल देते हैं, मतलब इसकी यूनिट नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर और फोर्स की हो गई न्यूटन। तो हमारे पास जो वर्क डन आया यानी जो जूल आया, जूल की वैल्यू क्या हो गई, न्यूटन मीटर। जूल की ये वाली वैल्यू हो गई न्यूटन मीटर।
ठीक है, चलिए, तो अगर हमारे पास न्यूटन मीटर की वैल्यू आ गई है तो ये किस नाम पर पड़ा था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम से पड़ा। अब हमारे पास एक जूल को डिफाइन करना है, डिफाइन 1 जूल, 1 जूल। तो बेटा हमारे पास वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया। कॉस थीटा है, अभी हम फिलहाल थीटा को 0 डिग्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो अभी मैं वर्क डन को क्या बोल रहा हूं? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, फोर्स अगर 1 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट अगर 1 हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर मेरे पास भैया फोर्स भी 1 हो गई, 1 क्या? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 1 मीटर, तो मेरे पास 1 न्यूटन मीटर, माने के इसको हम बोल देंगे जूल, 1 जूल आ जाएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास बाइसिकल है, ठीक है। अब यहां पे ये जो बच्चा साइकिल चला रहा है, इसकी जो स्पीड है, कंसीडर करिए u मीटर पर सेकंड है। अब उसकी स्पीड हो जाती है v मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया। ये u और v हमारे को समझ में नहीं आता, आप इसको एक नंबर से बताओ। तो चलो इसको नंबर से बताते हैं, नंबर से हम इसको डिफाइन दोबारा करते हैं। कंसीडर करो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बच्चा है, वो 10 मीटर पर सेकंड से एक साइकिल चला रहा है, ठीक है, और वो v मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ जाता है, और इसका टाइम जो हो जाता है, से टाइम लेता है वो 10 सेकंड। तो 10 सेकंड का टाइम लिया। अब यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? मास तो बेटा दोनों का सेम रहेगा, मास कंसीडर 25 केजी है, और इसका भी ये सेम ही तो है, तो ये भी 25 केजी होगा। तो देखिए, अब यहां पे इसने कुछ वर्क डन किया, यानी यहां से यहां पर आने उसने कुछ एक्सेस वर्क डन किया स्पीड बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन कितना आएगा बेटा? वर्क डन आएगा हाफ, या फिर तुम सिंपल समझो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। फाइनल में कितना आया? हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल में कितना आया? हाफ mu स्क्वायर। अब हाफ m कॉमन आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया। अब कितना वैल्यू आएगी? v की वैल्यू डालो। तो जब हम v की वैल्यू डालेंगे भैया, तो हमारे पास ये तो 25 आ गया, v आ गया हमारे पास कितना? v अभी हमने लिखा था, v था u था हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, तो v कितना हो गया? 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आया? ये हमारे पास वैल्यू आ गई 25/2, और यहाँ पे 400 माइनस 100 कितना आया बेटा? 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 300, काटा पीटी करके कितना आ गया? 150, ठीक है। अब 150 ये हमारे पास इतना जूल का उसने वर्क डन किया। तो ये देखो, ये इतना जूल जो आपके पास आया, ठीक है, इतना जूल जो वर्क डन आया, वो एक्सेस ऑफ वर्क डन, इससे ज्यादा, मतलब कि ज्यादा काम करने के लिए उसने टाइम 10 सेकंड में इतना काम किया। समझ में आ गया? इतना काम किया। आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में तो हमने पहले पढ़ ही लिया है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होती है? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है भैया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है, यानी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पार्ट आ गया। चलिए, अब सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ गई। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास क्या क्या आता है? मैकेनिकल के बाद आ गई हीट, थर्मल, लाइट, साउंड, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, ये आ गई। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, माई हैप्पी लिटिल सिस्टर कैन ईट नूडल्स। माई हैप्पी लिटिल सिस्टर कैन ईट नूडल्स। माई एम मैकेनिकल आ गई। एच हमारे पास क्या आ गई? एच से क्या आ गया? हीट। एल से हमारे पास आ गई लाइट। एस से हमारे पास आ गई साउंड।
सी कैन सी से हमारे पास क्या आ गई केमिकल, ई से हमारे पास क्या आ गई इलेक्ट्रिकल, एन से हमारे पास क्या आ गई न्यूक्लियर। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है नेक्स्ट आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्पीड उसकी v है और मास उसका m है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसकी डेरिवेशन मैं करवाता हूं आपको, प्रॉपरली डेरिवेशन करवाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारे पास आ गया। भैया ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, यहां से इसको हटाओ, इसका माइनस लगाओ, ऐसे लिखो। अरे तो बेटा वो उधर वैल्यू आ जाएगी, ऐसे लिख ले। तो हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s आ गई। अच्छा, और हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला आता है, जनरल फॉर्मूला, जो आपने सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, वो क्या होता है, F इज इक्वल टू एम में होता है भैया। तो F इज इक्वल टू एम में आ गया, यहां से ना ए की वैल्यू निकाल लो। ए कितना आ गया, F बाय एम आ गया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, F बाय एम आ गई अगर मेरे पास एक्सेलरेशन। तो भैया अब क्या करें, अब उठा के इस वैल्यू को इसमें डाल। तो जैसे इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये मेरे पास क्या बन के आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ बाई एम इंटू में एस, ये आ गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास आ गया m बाय 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एस। भैया एफ इंटू एस तो मुझे याद है वर्क डन होता है। बेटा मैंने एक और चीज बताई थी, वर्क डन। लेकिन अगर वर्क डन हुआ ही ना, मतलब वर्क अभी हुआ ही ना हो, वो स्टोर्ड फॉर्म में हो या फिर उसके पास वो एनर्जी की फॉर्म में हो, तो वर्क डन को मैं क्या लिखूं, ऐसे कर सकते हैं कि अब इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया था एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2। अब भैया एम वी स्क्वायर बाय 2 और एम यू स्क्वायर बाय 2 मेरे पास आ गया। अगर बेटा ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू मैं v मीटर पर सेकंड ले लेता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम जीरो स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू में वर्क डन आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाय 2, और यहां पे जब मैं इसकी वैल्यू को 0 ले लूंगा ना, तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, एम वी स्क्वायर बाय 2, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वही डेरिवेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वैल्यू डाल दी। तो अब यहाँ पे वर्क डन हो गया एम वी स्क्वायर बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई, मूविंग बॉडी मनी एनर्जी कैश फ्लो काइनेटिक एनर्जी, यानी मूविंग बॉडी मनी एनर्जी कैश फ्लो मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम ही पीछे प्रूफ करी थी मैंने। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास इक्वल हो जाता है। अब जरा इसको समझो। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स शेप। मतलब कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, स्ट्रेच्ड अबोव, वाटर इन अ डैम, रेज्ड ब्रिक, ये सारी की सारी एनर्जीज कौन सी हैं, ये सब पोटेंशियल एनर्जी हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जितना ज्यादा आप इसको स्ट्रेच करोगे उतनी ही ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब हमारे पास GPE फॉर्मूला, यानी द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गई mgh के, मास, ग्रेविटी, वर्टिकल हाइट।
ये हमारे पास आ गई। जीपीई की फुल फॉर्म पूछोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई के फुल फॉर्म है। डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये डेरिवेशन मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, ध्यान से देखना, देखें समझ में आती है नहीं आती। तो इसका मास हो गया m, अब अगर इस पे एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, वो लग गई mg, इसकी हाइट हो गई है h हाइट हो गई है, तो ऊपर से अगर वो नीचे जाएगा, ऊपर से अगर वो नीचे गिरेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना आ गया, mg आ गया भैया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, h आ गया, और जो वर्क डन है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी में बताया था तुम लोगों को पहले, ये mg और h बन जाएगा। ये इसकी छोटी सी डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन कर लिया हमने। अब इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ना हम इसको बना सकते हैं ना हम घटा सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है और इसकी नेट वैल्यू आती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। कभी कभार इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी लिख लेते हैं, कभी टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विजुअल। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का विजुअल कैसे होता है, देखिए आपको विजिबल होगा ए, बी और सी। हमारे पास ए, बी और सी का पॉइंट आया है, यहां पे पूरी हाइट आ गई h, ठीक है। और ये बॉल का यहां पे जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। तो यानी कि अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mg और h। अब v की वैल्यू तो यहां पे 0 आ गई, तो अगर ये v की वैल्यू 0 आ गई है तो ये तो भैया पूरा का पूरा ही हटा दो इसको, तो ये तो 0 हो गया, और वैल्यू बची mg और h की मेरे पास वैल्यू बची। अब b पे जैसे ही आता है, जैसे ही किस पे आता है, b पे आता है, तो भैया v पे आ गया। देखिए अब ये यहां से लेके और यहां तक, माने कि ये इतना पोर्शन 1 और ये इतना पोर्शन 2, इतना पोर्शन 2, मेरे पास ये 2 पार्ट आ गए। तो जरा ध्यान से देखना, यहां से लेके और ये नीचे तक, ये मेरे पास 2 पार्ट आ गए। तो जरा ध्यान से देखना, अगर ये h था और अब अगर मैं इसको x ले लूं, इसको कितना ले लूं मैं, अगर मैं इसको x ले लूं तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये h माइनस x हो जाएगा। यानी कि बॉल कहां पर, अब यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ भैया इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ही होगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड होगी तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी भैया जो बचा हुआ है उसका mgh माइनस x, ये आ गया। तो ये पॉइंट B पर आ गया। अब हम पॉइंट C की बात करते हैं, तो इस मूवमेंट पे हाइट जो है वो 0 हो जाएगी और वेलोसिटी जो है वो v मैक्स हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है हाफ m v मैक्स, मैक्सिमम का स्क्वायर, प्लस एम जी इंटू में 0। एक्चुअली में हाइट 0 नहीं होती, लेकिन इस केस में अगर मैं सिर्फ यहीं तक की बात करूं तो हम इसकी हाइट को 0 ले लेते हैं, तो मेरे पास नेट वैल्यू आ गई हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास, इससे पता चलता है कि हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है। भैया ये तो आपने ऐसे वैल्यू में बताया, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कुछ और मतलब वैल्यू लेके बताओ, वैल्यू से समझ में आएगा। चल भाई वैल्यू ले लेते हैं, तो चलो वैल्यू के साथ करते हैं इसको। हमारे पास
देखिए अब वैल्यू के साथ करते हैं, तो यहां पे हमारे पास एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे आ गया टोटल एनर्जी का पार्ट। ठीक है, अब जब सबसे ऊपर था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी 400 ले लेते हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई भैया 400 आ गई, 400 जूल। ठीक है, अब जैसे ही वो नीचे आया आधे में आया, आधे में आते तो पता है अपने को पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 200 जूल हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी भैया यहां पे ये भी 200 जूल हो जानी चाहिए, तो टोटल कितना आया फिर से 400 जूल आ गया। इसके बाद लास्ट जब नीचे आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 400 जूल हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0 जूल, और टोटल में हमारे पास आ गया 400 जूल। यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल एनर्जी हमेशा 400 ही। ठीक है, आगे चलते हैं, पावर के बारे में बात करते हैं। पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट का मतलब क्या होता है, रेट जहां भी दिखे ना इसका मतलब समझ लेना पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम ही रेट कहलाता है। अब सबसे पहले तो पावर क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर में सबसे पहले वर्क आ गया, भैया ने रेट बताया था तो डिवाइडेड बाय टाइम आ गया। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहां पे ये एक लड़की है जो ऊपर चढ़ रही है, एक सर्टेन हाइट पर चढ़ रही है, अब ये वर्क कर रही है कुछ, तो ये जो वर्क है अगर ये टाइम टी में होता है तो यही हमारी पावर है। भैया ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताओ। देखो पावर हमारे पास क्या है, कंसीडर करो कि हमारे पास एक रस्सी लटकी हुई, एक रोप है, उस पे आप चढ़ रहे हो। ठीक है, अब आप पहले तो उस पे चढ़ते हो 20 सेकंड में, अब कुछ दिन के बाद जब आप वापसी उसको ट्राई करते हो, तो वापसी जब ट्राई करते हो तब उस रोप पे आप कितने टाइम में चढ़ रहे हो 10 सेकंड में। तो इससे क्या पता चलता है, वर्क तो सेम है, मास सेम है, तो यहां पे जब 20 सेकंड था फिर बाद में जब 10 सेकंड हो गया, इसका मतलब है आपकी पावर बढ़ गई है। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क बढ़ गया, इसका मतलब है कि वर्क ज्यादा कम टाइम में हो रहा है, इसको बोलते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, वॉट इसकी एसआई यूनिट होती है। चलिए 1 वॉट की बात करते हैं। 1 वॉट क्या होता है, देखो बेटा 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल इन 1 सेकेंड। What is 1 watt? When 1 joule of work is done in 1 second, इसको बोलते हैं हम 1 वॉट। ठीक है, अब 1 किलोवाट कितना आ गया 1000 वॉट, 1 हॉर्स पावर कितनी आ गई 746 वॉट। सिंपल मशीन्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास सिंपल मशीन में सबसे पहले लेस एफर्ट, चेंज इन डायरेक्शन और इंक्रीज स्पीड। यहाँ पे आते हैं हमारे पास पुलीज, इंक्लाइंड प्लेन्स और लीवर्स, ये सिंपल मशीन्स होती है। तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड, जो वेट होता है बॉडी का, जो मतलब मूव करना है हमें, वो लोड है, और एफर्ट जो फोर्स हम लगाएंगे, और इसके बीच में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है पुली सिस्टम। पुली सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, चेंजेस डायरेक्शन फोर्स ऑफ फोर्स ओनली, यानी फोर्स की डायरेक्शन को हमारे पास चेंज कर रहा है पुली सिस्टम। पुली में हमारे पास एक फिक्स पुली होता है, एक मूवेबल पुली होता है, यानी अब जैसे जैसे ये क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये फिक्स्ड पुली है, इसको इधर से खींचेंगे और ये अपने आप ऊपर आएगा। ठीक है, ये पुली सिस्टम। इसके बाद मूवेबल पुली जो होता है वो एफर्ट को, लोड को बहुत हद तक कम कर देता है, ये दुगना गेन करवाता है। तो आइडियली जो यहाँ पे एफर्ट है वो हाफ हो जाता है, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, यानी पुली पुल्स पीसफुली। ठीक है, कंबाइनिंग फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली ब्लॉक्स एंड टैकल गिव्स इवन हायर एडवांटेज, वो और भी ज्यादा एडवांटेज दे देता है।
अब इसके बाद इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन तो आपने देखा होगा, स्लोप हो गया जैसे हमारे पास। तो स्लोप पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है। अब जो इस तरफ लग रही है, इस तरफ हमारे पास लग रही है ग्रेविटी mg, इस तरफ आ गया। अब अगर ये mg इस तरफ आ रहा है और इसका नॉर्मल किस तरफ है, इस तरफ है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये क्या आ गया मेरे पास, थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, तो अगर ये थीटा आ गया, तो अब जरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लो, बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर थीटा आ रहा है, ये x आ गया, ये y आ गया, ये r आ गया, तो जो r की वैल्यू है वो क्या हो, x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, r cos थीटा, अगर थीटा के साथ में है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा। तो इसी तरीके से जो mg है, mg के साथ थीटा है, तो हमारे पास क्या बन गया, mg cos थीटा, और ये जो साथ वाला है जो एंगल नहीं है, ये आ गया mg sin थीटा। ये नॉर्मल फोर्स है, ये हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर लगती है। आगे चलते हैं, लीवर। अब एक रिजिड बार रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट फल्क्रम। देखिए यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पे लोड है। अब ये सीसॉ जैसा मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या करूं मैं, अगर मेरे पास यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पे क्लास 2 है, यानी ये हमारे पास यहाँ पर एफर्ट है, यहाँ पे लोड है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अब ये क्लास 3 में क्या हो जाता है, लोड इधर आ गया कॉर्नर में, एफर्ट बीच में आ गया, और ये पार्ट है। तो यहाँ पे फल्क्रम सपोर्ट पॉइंट होता है, वेट टू मूव और फोर्स अप्लाइड यहाँ पे होती है, ठीक है। क्लास लीवर की हमारे पास फल्क्रम मिडल पार्ट होता है, सीसॉ, पेयर ऑफ सीजर्स और क्रोबार, ठीक है। कैंची तुम लोगों ने देखी होगी। तो उसके बीच में हमारे पास क्या पार्ट है, हमारे पास जो कैंची है, जो सीजर है, उसका बीच वाला जो पार्ट है वो तो फल्क्रम है। अब जो पीछे वाला पार्ट है वो एफर्ट है, और जो आगे वाला पार्ट है वो लोड हो जाएगा। इसके बाद क्लास 2 लीवर में लोड इज द मिडल। अब यहाँ पे लोड इज द मिडल होता है, जैसे व्हील बैरो, नट क्रैकर और बोतल ओपनर। बोतल ओपनर होता है ना, किनारे से पकड़ते हैं, लास्ट में पकड़ते हैं और एकदम से उसको उठा देते हैं। तो लोड जो होता है वो मिडल में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्लास के बारे में बात करें तो एफर्ट जो होता है बीच में होता है, जैसे फिशिंग रॉड, टंग्स और ह्यूमन आर्म, ठीक है। अब मेमोरी ट्रिक, कौन बीच में है, हुज इन द सेंटर, FLE, फ्ली, 1 2 3 फ्ली। तो आप इसको याद रखोगे, 1 2 3 फ्ली, फोर्स लीवर, सॉरी 1 2 3 फ्ली, फल्क्रम, लीवर, और यहाँ पे फल्क्रम, लोड, और यहाँ पे आ गया आपके पास एफर्ट। कंप्लीट फॉर्मूला और समरी। वर्क क्या होता है, Fs cos थीटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mAh, और पावर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, और मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। इसकी SI यूनिट नहीं होती, इसकी वॉट, जूल, 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 यानी इनमें तो मोस्टली तुम देखोगे जूल ही आता है। यहाँ पे वॉट आ जाता है, जिसमें हमने हॉर्स पावर वो भी करी थी, हॉर्स पावर भी करी थी। अब एग्जाम मिस्टेक में सबसे पहले तो cos थीटा वर्क डन फॉर्मूले में बच्चे भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना, उससे मार्क्स कट जाएंगे। पावर और वर्क में कंफ्यूजन हो जाती है यूनिट में, वॉट और जूल के अंदर। अब यहाँ पे राइटिंग काइनेटिक एनर्जी को mv स्क्वायर लिख देते हैं, हाफ को भूल जाते हैं, तो आंसर जो है वो दुगना आ जाएगा और नंबर जो है वो आधे हो जाएंगे। कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी विदाउट हाइट, बिना हाइट लगाए पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हो, ये भी गड़बड़ हो जाता है। तो हमेशा यूनिट्स को चेक करो कि केजी दे रखी है, सेकंड दे रखी है, या मीटर दे रखी है। अगर सेंटीमीटर है तो कन्वर्ट करो, अगर ग्राम है तो उसको भी कन्वर्ट करो, SI यूनिट में लेके आओ, ठीक है। तो अब फिजिक्स का डर खत्म। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।